लेकिन 8वें वेतन आयोग के अमल होने में अगर देरी हुई तो सरकारी कर्मचारियों को लाखों का नुकसान हो सकता है। अब क्या है पूरी खबर, 8वें वेतन आयोग पर क्या है लेटेस्ट अपडेट। कहा जा रहा है कि कैबिनेट की मंजूरी में वाला जो मामला फंसेगा तो उसमें 3-4 महीने कब जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि ये गाड़ी कहीं ना कहीं जाकर एंड लेगी अगस्त 2027 में। तो ऐसे मूड माहौल में जब कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से लेकर अगस्त 2027 तक क्या लॉस हो सकता है कर्मचारियों को, बहुत ही आसान भाषा में आप समझाइए। नहीं, देखिए विशाल, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो चूँकि पूरी टाइमलाइन को ही देख लें, अगर अप्रैल में भी सिफारिशें आ गई अप्रैल 2027 में, तब भी इसमें अच्छा खासा वक्त सरकार ले सकती है इन सिफारिशों को मंजूर करने में या एक आध बार इनका मॉडिफिकेशन कराने में, जो संशोधन करा कर लेकर आने में। तो मुझे लगता है कि अगस्त से और आगे भी पूरा मामला खिंच सकता है। एक तो बात ये कि देरी हो सकती है, जो हम लोग जिस बात को कई बार डिस्कस किया है कि जिस तरह के हालात हैं उसमें क्या इस तरह का सरकार फैसला कर सकती है कि इसको कुछ वक्त के लिए डिले किया जाए। अब जो दूसरी बड़ी बात सामने आ रही है वो ये आ रही कि इस पूरे ड्यूरेशन में 1 जनवरी 2026 से लेकर अगस्त तक का भी अगर आप टाइम मान लीजिए 2027 तक का, इस पूरे ड्यूरेशन का जो एरियर मिलेगा वहाँ कर्मचारियों को लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है, एक एक कर्मचारी को। और माना ये जा रहा है कि सरकार जो अब तक का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है उस हिसाब से बहुत सारे जो भत्ते हैं जी, उनको सरकार देने से इनकार कर सकती है, केवल मूल वेतन और डीए को ही दे। ओके, तो किन किन भत्तों पर मार पड़ सकती है, जैसा कि प्रवीण सर ने कहा है, तो वो हम संभावित जो है प्रस्तावित जो भत्ते हैं उनको समझ लेते हैं। सर, एक तो कहा जा रहा है एचआरए, यानी जिसको कि हम लोग समझते हैं हाउस रेंट अलाउंस के नाम से। दूसरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। क्या इन्हीं भत्तों पर मार पड़ेगी बॉस? बिल्कुल। माना ये जा रहा है कि डीए को सरकार चूँकि इस पूरे पीरियड पे रेट्रोस्पेक्टिवली लागू करती है बेसिक सैलरी के साथ डीए को, महंगाई भत्ते को, तो वो पूरा पार्ट आपका 1 जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट माना जाएगा। और वो जब आपका अगस्त 2027 में मान लीजिए कि अगर सिफारिशें अप्रूव होती हैं और इम्प्लीमेंट होती हैं तो इतने पूरे पीरियड का आपको 22 महीने 23 महीने का लगभग आपको एक साथ एरियर मिलेगा। लेकिन ये जो एचआरए हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है या बच्चों की पढ़ाई के भत्ते हैं, इन सबको सरकार इसके साथ क्लब नहीं करेगी। और ये भत्ते एक्चुअल जो डेट है, यानी मान लीजिए अगस्त में लागू होते तो वहाँ से इनकी गणना शुरू होगी, वहाँ से दिए जाएंगे। तो सीधे तौर पर ये जो डिले है आयोग का एक तरह से गठन के बाद 1 जनवरी से देने का मामला, वहाँ से लेकर और वास्तविकता में लागू होने तक का जितना वक्त होगा उतने वक्त के एचआरए और ये तमाम भत्ते सरकार की तरफ से रोके जा सकते हैं और वो एक बड़ा नुकसान कर्मचारियों को हो सकता है। आज के शो में सबसे पहले एआईएनपीएससीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल की मांग को समझने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद का सबसे बड़ा मंच अब बदलाव की मांग कर रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के एक बड़े संगठन ने केंद्र सरकार से ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, यानी जिसको कि आप जीसीएम के नाम से जानते हैं, उसके पुनर्गठन की मांग उठाई। संगठन का कहना है कि आज देश का प्रशासनिक ढांचा जो है 1960 के दशक की तुलना में कई गुना बड़ा और जटिल हो चुका है, लेकिन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व अब भी पुराने ढांचे पर आधारित है। ऐसे में कई मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त संस्थानों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों की आवाज जीसीएम तक नहीं पहुंच पा रही। यही वजह है कि अब कर्मचारी संगठन ने जीसीएम में व्यापक बदलाव, नए प्रतिनिधित्व और अधिक समावेशी व्यवस्था की मांग करते हुए सरकार से इसे जो है बहुत ही आधुनिक प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप ढालने की अपील की है। अब चूंकि मामला एनसीजेसीएम से जुड़ा हुआ है, 8वें वेतन आयोग की अभी जो है बातचीत चल रही है, प्रतिदिन हम लोग लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। ऐसे समय में सर एनसीजेसीएम को जो है रीस्ट्रक्चर करने की मांग उठना क्या संकेत है, समझाइए आप। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस वक्त 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, सरकार एक बड़ा फैसला करने वाली है कि आपकी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी
सैलरी और पेंशन्स में कितना बड़ा इजाफा होने वाला है, इस सब को लेके जो 10 साल की एक गतिविधि है जी, जब वो अपने ऑनसेट पे है, जब वो अपने एक तरह से हम कहेंगे कि पीक प्रोसेस में है, उस वक्त एक बड़ी इस तरह की मांग उठी है कि साहब जो ये पूरी व्यवस्था है, जो सरकार के साथ जो चर्चा परिचर्चा का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जेसीएम का, एनसीजेसीएम का, वहाँ पूरी जो उसकी जो रूपरेखा है उस सब में बदलाव होना चाहिए। अब ये डिमांड उठी क्यों? क्या कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और उसके अलग अलग विभाग के लोगों को, कि अभी जो सेटअप है जेसीएम का वो इतना छोटा है कि उसमें उनकी मांगें समाहित नहीं हो पा रही, या 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें होंगी, जो उनके साथ बातचीत होगी, उसमें उनकी मांगों को तवज्जो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जेसीएम का आकार उस या कंपोजिशन जो है वो वैसा नहीं है जहाँ पे कि इन जो तमाम जो संगठन हैं, तमाम जो यूटी के जो संगठन हैं या बाकी के जो विभागों के संगठन हैं, उनकी मांगें वहाँ तक पहुँचेंगी नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत क्रूशल टाइम पे एक ऐसी डिमांड आई है जो कि ये तय कर सकती है कि 8th पे कमीशन में सैलरी और पेंशन में क्या बदलाव हो सकते हैं। वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर के कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। संगठनों ने मांग की है कि फिटमेंट फैक्टर को एक खास ब्रैकेट के बीच रखा जाए। क्या है वो ब्रैकेट, प्रमुख मांगे क्या है, जानने समझने की कोशिश करेंगे। वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर के 2 बड़े कर्मचारी संगठनों ने वेतन आयोग के सामने ऐसी मांग रखी है जो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का ध्यान जो है खींच सकती है। संगठनों ने जो है फिटमेंट फैक्टर 2.86 से लेकर 3.68 के बीच तय करने की जो है वकालत करते हुए न्यूनतम बेसिक सैलरी को जो है मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़ाकर 51,480 से लेकर 66,240 रुपये तक करने का प्रस्ताव दिया है। अब चूंकि मामला 8वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ है, प्रवीण सर का रुख करेंगे। प्रवीण सर, ये कौन सी नई डिमांड है? हालांकि लेटेस्ट अपडेट आपके द्वारा हम लोगों ने ये जाना था कि 1 से 4 जो है तारीख तक जो है 8वें वेतन आयोग की पूरा टीम, पूरा अमला जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर था। वहाँ से क्या चीज़ें बाहर आई, क्या आउटकम है, समझाइए। नहीं, बिल्कुल इसी जो 8th पे कमीशन का पूरा जो दल था, जो कर्मचारियों के साथ जो बातचीत के लिए वहाँ पहुँचे थे, उसमें 2 जो बड़े संगठन हैं, एक ऑल एम्प्लॉयज़ जॉइंट एसोसिएशन और ऑल सिख माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, इन 2 संगठनों ने एक बड़ी मांग रखी है। और इस मांग में कहा गया है कि साहब जो फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए वो 2.86 से लेकर 3.68 तक का होना चाहिए। और जैसा आपने बताया कि सैलरी 51,000 से 66,000 रुपये के आसपास होनी चाहिए, जो अभी 18,000 रुपये है। तो मिनिमम सैलरी को इतना बढ़ाए जाने की मांग की गई है। लेकिन विशाल, बात इससे अलग है। इसके अलावा उन्होंने और भी मांगे की है, आपका हेल्थ बेनिफिट्स को बढ़ाने की, स्पेशल ट्रीटमेंट देने की, चूँकि हिली एरिया है वहाँ पे दुर्गम परिस्थितियों का के लिए अलग से अलाउंस देने की मांग की है। लेकिन बड़ी बात जो इस पूरी जो डिमांड आई है मेमोरेंडम के जरिए, बातचीत के जरिए, वो एक चीज़ नई रेखांकित करती है विशाल जी। और वो ये चीज़ है कि जब एनसीजेसीएम जो सबसे बड़ा आप प्लेटफॉर्म मान लीजिए कर्मचारियों की तरफ से सरकार के साथ संवाद करने का, उन्होंने जब 3.86 का जो है फिटमेंट फैक्टर तय किया था, उसके बाद जो है यहाँ पे ये फिटमेंट फैक्टर को कम करके मांगने की एक डिमांड पहली बार संभवतः जो अब दिखाई दे रही है। अगर आप पिछले कुछ वक्त के कर्मचारी संगठनों की डिमांड को देखें तो एक कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे इस तरह का दिख रहा है, जहाँ पे ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या जो कर्मचारी संगठन हैं, क्या उनको लग रहा है कि ज़्यादा बड़ी डिमांड करना शायद पॉसिबल ना हो पाए मिलना, इसलिए ऐसी डिमांड रखी जाए जो ज़्यादा रीजनल हो, जो ज़्यादा तर्कसंगत हो। बिल्कुल। और सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एनसीजेसीएम की जो डिमांड थी 3.83 के बाद, उसके बाद तमाम लोग जो हैं उसके ऊपर का ही जो है फिटमेंट फैक्टर की डिमांड कर रहे थे, चाहे एफएनपीओ हो, चाहे आईआरटीएसए वाला मामला हो, वो भी कह रहे थे कि 4 से ऊपर की बात करें। ये पहला आपने ठीक कहा, जम्मू कश्मीर से ही जो है पहली बार बात आ रही है कि